हेलो डियर लर्नर्स। आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट वाला पे। आज हम पढ़ेंगे, अपना कंटिन्यूएशन है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि चैप्टर है क्लास 9 की बायोलॉजी का। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है सेल के बारे में। आप ऑलरेडी सेल क्या होती है, सेल स्ट्रक्चर क्या है, उसका सेल के अंदर कंपोनेंट्स क्या होंगे, और सेल थ्योरी के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, आज मेरी इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, कि एक सेल ऑर्गेनल के अंदर क्या कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, जो सेल के अंदर, मान लीजिए ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर जो भी चीज है उसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स। और सेलुलर कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे दो टर्म होती हैं, एक ऑर्गेनल और एक ऑर्गन। ठीक है, ध्यान रखो इस बात का। अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल वर्सेस अगर हम ऑर्गन कर दें, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। ठीक है, देखिए, आप लोगों को बेसिक हायरार्की पता होगी, आई गेस। बेसिक चीज जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो कि हायरार्की कैसे होती है। देखिए, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, चैप्टर का नाम क्या है, देखो आपने देखा होगा पहली स्लाइड के अंदर, चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मतलब जैसे एक घर बनाने के लिए आपको ब्रिक्स की जरूरत होती है, वैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल्स की जरूरत है। इसीलिए हमने उसको क्या बोला, फंडामेंटल। भाई ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चर भी इसी से बनेगा, और जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो बेसिक चीज काम कर रही है, वो क्या है, सेल है। तो सेल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड बेस। देखिए, सेल इज ऑल्सो, सेल क्या है, फंडामेंटल, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पे दो वर्ड यूज किए हैं, क्या क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाएगा कौन, सेल मिल मिल के बनाएंगे। और इसी तरह से जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो क्या है, सेल है। तो सेल को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि सेल्स, जब सेल का ग्रुप बन जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू। लेकिन ये सिंपल ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसको बड़ी ध्यान से देखना। ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म, विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है टिश्यू की। आपका नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू ही है बायोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हमने कौन सा वर्ड यूज किया है। मैंने बोला कि ग्रुप ऑफ सेल्स है, बिल्कुल सही बात है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है किसी भी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोल देंगे, नो। व्हेन दिस ग्रुप परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन करता है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, टिश्यू। समझ में आई इतनी बात? इसके बाद हमने बोला कि जब टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठे हो जाएंगे और एक कोई स्पेसिफिक फंक्शन करना शुरू कर देंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गन। जब एक ही तरह के ऑर्गन, यानी कि एक ही फंक्शन से रिलेटेड ऑर्गन इकट्ठे होते हैं, तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि चलो ऑर्गन में एग्जाम्पल लेते हैं हम हार्ट का। ठीक है, हार्ट एक ऑर्गन है, लेकिन हार्ट और उसके साथ के जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आपके ब्लड वेसल्स हैं, ये सब मिलके ब्लड है, ये सब मिलके क्या बनाएंगे, देखो, हार्ट, ब्लड और वेसल्स, ब्लड वेसल्स मिलके क्या बना देंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है बच्चों, कि ऑर्गन, हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है, ठीक है, वेसल्स क्या है, ऑर्गन है, ब्लड क्या है, ये भी कंपोनेंट है, ठीक है, फ्लूइड कंपोनेंट है। लेकिन अगर जब ये तीनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इन तीनों के मिलने के बाद बना सिस्टम।
वो कौन सा सिस्टम है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो पहले सेल आई, सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगी, जब वो स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे तो, और बहुत सारे सेम तरह के टिश्यू इकट्ठे होंगे तो ऑर्गन बनेंगे। जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक ही तरह का फंक्शन करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अब क्या बनेगा ऑर्गन सिस्टम के बाद? जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे हो जाएंगे, तब उनको हम बोल देंगे ऑर्गेनिज्म। ये मिलके क्या बनाएंगे बच्चों? ऑर्गेनिज्म। सॉरी, ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर? अब आप बोलोगे सर इसमें ऑर्गेनल टर्म तो कहीं भी नहीं आई, ये जो ऑर्गेनल आपने लिखा था। तो बच्चों ध्यान दो, ये जो सेल है, इस सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो क्या है? ऑर्गेनल। ठीक है, तो अब समझ में आया ऑर्गेनल क्या है? ऑर्गेनल तो सेल के कंपोनेंट्स हैं। और ऑर्गन क्या होते हैं? ऑर्गन वो हैं जब बहुत सारे टिश्यूज स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्गन बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो इन दोनों टर्म्स में कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये दोनों टर्म्स अलग अलग है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक टर्म पढ़ी सेल ऑर्गेनल, और सेल ऑर्गेनल क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। इज इट क्लियर? और हायरार्की क्या बनी है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर? अब देखिए, हम आते हैं कि बेसिक सेल ऑर्गेनल्स हैं कौन से। देखो, हर एक सेल के अंदर जो बेसिक तीन कंपोनेंट्स हैं जो होते ही होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? पहला आता है बच्चों सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा आएगा साइटोप्लाज्म, और तीसरा होगा न्यूक्लियस। मोस्टली सेल्स के अंदर ये तीन चीजें तो होंगी ही होंगी। बट ऐसा नहीं है कि सर ये तीनों नहीं है तो क्या सेल नहीं है? काफी सारी सेल्स ऐसी होती हैं जो कि नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। आप आने वाली उसमें पढ़ोगे भी क्लासेस के अंदर। तो लेकिन सेल मेम्ब्रेन और जो साइटोप्लाज्म है वो मस्ट होगा ही होगा। ठीक है, न्यूक्लियस कई बार सेल्स में नहीं होता है, तो वो अलग चीज हो जाती है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये है क्या चीजें। देखिए, सेल मेम्ब्रेन। बेटा मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? लेयर। कि मान लीजिए ये कोई चीज, मैंने यहाँ पे कुछ डॉट्स लगा दिए फॉर एग्जांपल, ये कुछ भी मान लीजिए डॉट्स हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, इन डॉट्स को अगर मैं एक बाहर मेम्ब्रेन डाल दूं, तो ये सारे डॉट्स एक जगह इकट्ठे रहेंगे, इनक्लोज कर दिया हम लोगों ने। तो इसी तरह से जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं, वो सारी चीजें भी एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड है, और उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आपकी चाहे प्लांट सेल हो, चाहे आपके पास एनिमल सेल हो, एनिमल सेल हो, हर एक के पास क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा। इज इट क्लियर? तो आपकी जितनी भी सेल्स हैं उनके पास क्या चीज मस्ट है? सेल मेम्ब्रेन, उसकी प्रेजेंस तो होती ही होती है। और मेम्ब्रेन है क्या? मेम्ब्रेन एक आउटर लेयरिंग है, आउटर कवरिंग है सेल ऑर्गेनल्स के बाहर। ठीक है, साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है वो उसके अंदर होता है, मेम्ब्रेन के अंदर। तो अगर ये बाहर मैंने रेड कलर का एक वो कवरिंग दिखाया है, तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही जो भी आपके कंपोनेंट्स, साइटोप्लाज्म इज आल्सो ए कंपोनेंट, बट अलग से अगर ऑर्गेनल प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोल देंगे? सेल ऑर्गेनल। इज इट क्लियर? सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। अब बात करते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है। देखिए, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये बेसिकली आपकी दो कंपोनेंट्स की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन is made up of two things. Number one, lipids, and number two, proteins. ठीक है, इन दो चीजों की बनी होती है बेटा। किस चीज की? लिपिड्स की और प्रोटीन्स की। लिपिड्स को हम क्या बोलते हैं? फैट्स भी बोलते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इन दोनों चीजों से मिलके सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। अब जरा ध्यान दीजिए कि सेल मेम्ब्रेन कितनी तरह की होती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सेल मेम्ब्रेन तीन तरह की होती है। मैं यही लिख रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, वो कितने तरह की होती है? तीन तरह की। कौन कौन सी? बताइए। पहली आती है फुली परमिएबल।
परमिएबल, देन आती है आपकी सेमी परमिएबल, और फिर होती है इम्परमिएबल। अब देखिए ये क्या है, फुली परमिएबल, सेमी परमिएबल और इम्परमिएबल। सेमी परमिएबल इज आप एक और चीज यूज कर सकते हो, सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक है। अब देखो इन तीनों ही जब हम टाइप्स को पढ़ रहे हैं, कि मैंने बोला कि आपको बच्चों पहला बोल दिया कि सेमी परमिएबल, फुली परमिएबल और इम्परमिएबल, यहाँ पे एक वर्ड जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, परमिएबल। आप जरा इसको ध्यान देना कि परमिएबल होता क्या है। एक्चुअली बेटा परमिएबिलिटी क्या होती है, बताइए, चलिए बताता हूँ आपको। देखो परमिएबल, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी क्या होती है बेटा, कि ये वो, देखिए हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन की एबिलिटी जिसकी वजह से कोई भी कंपोनेंट सेल के अंदर या बाहर जा सकता है, तो मेम्ब्रेन उसको अलाउ करेगी तभी तो जाएगा। अगर मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, तो कोई चीज इसके बाहर जा सकती है या अंदर आ सकती है, किस चीज पर डिपेंड करता है, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही तो डिपेंड करता है भाई ये किसको अलाउ कर रहा है और किसको नहीं कर रहा है। तो इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द membrane by virtue of which, by virtue of which it allows the movement across the cell, movement of लिख लेना इसको, movement of materials across the cell is called permeability, permeability। ठीक है, तो हमने बोला ये तीन तरह की थी सेल मेम्ब्रेन, इस प्रॉपर्टी के बेस पे तीन तरह में हमने डिवाइड कर दिया। हमने बोला फुली परमेएबल, सेमी परमेएबल और इम्परमेएबल। अब देखिए ये तीनों चीज होती क्या है। फुल्ली परमेएबल, फुल्ली परमेएबल, इसका मतलब है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर कोई भी जा सकता है, कोई भी अंदर आ सकता है। ठीक है, सेल फुल्ली परमेएबल अलाउस एवरीथिंग टू पास अक्रॉस। ठीक है, तो कोई भी चीज अंदर आ सकती है, कोई भी चीज बाहर जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। इस तरह की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, फुल्ली परमेएबल। ठीक है, अब आते हैं हम सेमी परमेएबल, सेमी परमेएबल। अब देखिए सेमी परमेएबल क्या होता है बच्चों, सेमी परमेएबल का मतलब है कि कुछ चीजों को तो अंदर आने दे रहे हैं और कुछ को नहीं आने दे रहे, यानी कि वो कंप्लीटली परमेएबल नहीं है। कंप्लीटली ऐसा नहीं कि भी कोई भी आ जाओ और कोई भी चले जाओ, ऐसा नहीं है कोई भी मटेरियल। तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीजों को अलाउ कर देता है एंड कुछ को नहीं करता है। ठीक है, सो अलाउस सर्टेन मॉलिक्यूल्स और आयंस, कोई भी चीज हो इन दोनों में से, आयंस टू मूव अक्रॉस। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव नेचर है, सेलेक्टिव परमेएबल। अब देखो सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, भाई मैंने बोला चलो चार वो है, क्या कहते हैं, कोई भी वो ले लीजिए, हमने बोला कि कोई चार तरह के आयंस है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मान लो ए है, बी है, सी और डी, ई, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, मैंने बोला कि जो सेल की मेम्ब्रेन है वो सिर्फ ए को अलाउ कर रही है, सी को अलाउ करती है और डी को अलाउ कर रही है, बी को नहीं करती, नहीं, ई को भी नहीं करती। तो भैया अब इसने क्या किया, इसने पांच में से तीन जनों को तो बोला ठीक है आप अंदर बाहर आ जा सकते हो, लेकिन बी और ई को मना कर दिया। तो सेलेक्टिव नेचर हो गया। सेलेक्टिव नेचर का मतलब भी यही होता है कि भाई किसी चीज को आपने अलाउ किया और किसी को नहीं किया। तो ये क्या, कैसा, कैसी परमेबिलिटी है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी या फिर सेमी परमेबिलिटी। ठीक है, इम्परमेएबल, इम्परमेएबल, अब जरा ध्यान दो, इम्परमेएबल का मतलब है बेटा टोटली मना कर देना। ठीक है, डज नॉट अलाउ, डज नॉट अलाउ एनीथिंग, किसी भी चीज को
मूव करने से रोक देता है, डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, सब चीजों को मना कर देता है। तो इस तरह की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? इम्परमेबल। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की जो सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कैसी होती है? वो होती है बच्चों सेमी परमेएबल। ठीक है, सेमी परमेएबल मतलब वो सिलेक्टिव नेचर की होती है। इट अलाउज सर्टेन मॉलिक्यूल्स और आयंस टू मूव अक्रॉस इट। ठीक है, सिलेक्टिव परमेएबल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिव नेचर की। ओके, अब देखिए इसका फंक्शन तो हमें पता ही लग गया कि सेल मेम्ब्रेन क्या फंक्शन करती है भाई। ये सर्टेन मॉलिक्यूल्स को एग्जिट और एंट्री कराती है सेल के अंदर। दूसरी बात, पूरे साइटोप्लाज्म को इनक्लोज रखती है, एक बाउंड्री के अंदर रखती है। तो अगर आपको पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन को हम लिख दें, सेल मेम्ब्रेन इट इज द मेम्ब्रेन, it is the membrane which separates which separates the cellular components, the cellular components from its surrounding। ठीक है, तो मैंने अभी आपको एक रफ सा डायग्राम बना के दिया था। मैंने कहा था मान लीजिए ये सेल है और ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया ये क्या है? इसकी सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो बाहर की इन्वायरमेंट है, ये वाली, ये जो येलो कलर से हम बाहर की जो इन्वायरमेंट है, इसने क्या किया, ये जो अंदर पिंक कलर से मैं शो कर रहा हूँ ये सेल के कंपोनेंट्स है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, व्हाटएवर। ठीक है, तो उस सारी चीजों को, जो सेल के अंदर जो चीज है उसको इन्वायरमेंट से अलग कर दिया बाहर से। किसने किया? इसने, सेल मेम्ब्रेन ने। इसने एक बाउंड्री बना दी और उसकी वजह से क्या हुआ, आपके जो कंपोनेंट ऑफ सेल्स हैं वो दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, और हम पहले ही बता चुके हैं सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, अब देखिए जो मेन बात आती है कि जो सेल मेम्ब्रेन है सिलेक्टिव नेचर की है, कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर एंटर कर रही है, कुछ को नहीं कर रही है। अब इस चीज को हम लोग देखेंगे कि सेल कैसे बिहेव करेगी अगर उस सेल को हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस में रख दें। ठीक है, क्योंकि ये जो नेचर है कि सेल का नेचर जो अलग अलग मीडियम्स में आ रहा है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां से दो टर्म पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। वन इज डिफ्यूजन। आई होप आपको पता होगा डिफ्यूजन क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो। डिफ्यूजन बताइए, डिफ्यूजन क्या है? देखिए, डिफ्यूजन होता है बच्चों स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, of molecules due to concentration, concentration gradient। ठीक है, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट, पहले इस पे कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को सोचो। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एकदम से, अचानक से। ठीक है, उसी टाइम पे। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दो वर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बोलूं, मात्रा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो दूसरा जो टर्म है वो क्या है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है बच्चों डिफरेंस। ठीक है, क्या होता है? डिफरेंस। तो अगर दो ऐसे स्पॉट्स हैं या दो ऐसी जगह हैं, मान लीजिए ये कोई ए कंटेनर है, ये कोई बी कंटेनर, दो अलग अलग जगह है ए और बी। ठीक है, इन दोनों के अंदर अलग अलग तरह की गैस है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई गैस एक्स है, यहाँ पे गैस कोई वाई है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने इन दोनों कंटेनर्स को खोल दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा? मिक्सिंग ऑफ गैसेस हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे इकट्ठा कैसे बना। चलो दोबारा समझते हैं। मान लीजिए ये ए कंटेनर, ये बी कंटेनर।
ठीक है? आपने मान लीजिए इन दोनों कंटेनर्स को यहाँ पे जोड़ रखा था, ठीक है? सपोज़ दे आर जॉइंट, लेकिन अभी इनके जो सॉरी, इनका जो वाल्व है, यानी कि जो ये नोब है, ये अभी बंद है, ठीक है? सपोज़ कीजिए यहाँ पर इसके अंदर कोई गैस है, ठीक है? और इसके अंदर भी वही गैस है। सेम गैस ले लेते हैं, चलो एग्जांपल। हमने बोला कि कोई गैस 1, ठीक है? ए कंटेनर के अंदर जो गैस है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है एज़ कंपेयर टू बी कंटेनर। अब आप क्या करते हो, आप इन वाल्व्स को खोल देते हो और आप अलाउ करते हो कि गैस मूव करे। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ए कंटेनर के अंदर गैस की जो कॉन्सन्ट्रेशन, जो गैस की मात्रा थी, वो ज़्यादा थी। तो ये हमने क्या बोला, रीजन ऑफ हायर कॉन्सन्ट्रेशन, हायर कॉन्सन्ट्रेशन, ठीक है? और यहाँ पे कम है गैस ए, गैस 1 यानी कि, तो हमने क्या बोला, इट इज द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इज इट क्लियर? अब जैसे ही आप इन वाल्व्स को खोल देते हो, इन जो आपने गेट्स लगा रखे थे, इन गेट्स को खोल दोगे, देन यू विल ऑब्जर्व दैट द गैस इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ठीक है? जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो कैसे मूव कर रहे हैं, ए की साइड से जाके बी साइड पे जा रहे हैं। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो मूवमेंट हुई वो कैसे हुई, हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से किस साइड पे जा रहे हैं बच्चों, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ठीक है? तो डिफ्यूजन कैसे होगा, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आप देखो, मैंने जो पिछली बार जो वर्ड यूज किया था, ग्रेडियंट, अब वो ग्रेडियंट समझ में आया क्या था, कि ए की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और बी की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला यहाँ पे ए के जो पास है, गैस ए के 50 मॉलिक्यूल थे, फॉर एग्जाम्पल 50 मॉलिक्यूल्स वर प्रेजेंट। हमने बोला बी के पास उसी गैस की सिर्फ 10 मॉलिक्यूल थे, 10 मॉलिक्यूल्स। तो भाई ए के और बी के बीच में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, 40 मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस है कि नहीं है? इसी को हम बोलते हैं ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कि उनकी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तब भी डिफ्यूजन होगा, ये बात भी आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। कि यहां मैं लिख देता हूं, इट ओनली occurs when there is a concentration gradient, ठीक है? अब देखिए भाई, हमने बोला कि मूव करना शुरू कर दिया मॉलिक्यूल्स ने ए टू बी, लेकिन ये प्रोसेस कब तक चलेगा, आप बताइए? ये प्रोसेस की ये मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी कब तक चलेगी बेटा, ये तब तक चलेगी जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। कंसंट्रेशन बराबर कब होगी, जब यहाँ भी 25 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और यहाँ भी 25 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तब ये डिफ्यूजन प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है? क्यों क्यों रुक गया, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में कोई कंसंट्रेशन में डिफरेंस नहीं है। तो डिफ्यूजन कब तक चलेगा, डिफ्यूजन तरफ सिर्फ उसी टाइम तक चलेगा जब तक कि वहां पे क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। इज इट क्लियर? तो ये बात आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। डिफ्यूजन के बारे में दो तीन चीजें मैंने आपको बताई। पहली बात तो क्या है कि ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कहां से, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दूसरी बात कि डिफ्यूजन कब तक चलेगा, जब तक कि वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस रुक जाएगा। तीसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। क्यों बोला हमने इसको पैसिव? पहली बात तो पैसिव और एक्टिव दो तरह के प्रोसेस होते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है, ध्यान से सुनिए। एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस, बताइए क्या है बेटा? एक्टिव प्रोसेस वो होते हैं वेयर वेयर एनर्जी इज कंज्यूम्ड, और ये कौन से होते हैं, वेयर नो एनर्जी इज कंज्यूम्ड। समझ में आया? तो ऐसे प्रोसेस जिनके अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा एक्टिव प्रोसेस। बट वो प्रोसेस जहां पे कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको हम बोलते हैं पैसिव प्रोसेस। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है, डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है। इसका मतलब यहाँ पे हमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। और सेल के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है आपको, बताइए?
सेल में एनर्जी होती है बच्चों एटीपी की फॉर्म में। एटीपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, इसकी फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है सेल्स के अंदर। तो अगर एटीपी खर्च हो रही है किसी प्रोसेस में, तो वो कैसा प्रोसेस है? वो आपका एक्टिव प्रोसेस है। अगर कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही, देन इट इज अ पैसिव प्रोसेस। तो जो हमारा जो डिफ्यूजन है, वो कैसा प्रोसेस है? डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है। याद रहेंगी ये सब चीजें? तो ये था बेटा आपका डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, हम दूसरी चीज की बात करेंगे, वो क्या है? वो है आपका ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, अब देखिए ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या चीज हमें पता रखनी है कि ये जो डिफ्यूजन टाइप है, यहाँ पे वाटर या कोई सॉल्वेंट मूव करेगा। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ अभी तक जो हमने डिफ्यूजन का एग्जांपल लिया था, दैट वाज एक्चुअली अकरिंग इन द गैस, गैस फॉर्म में कर रहा था। लेकिन जो ऑस्मोसिस है उसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो भी होगा, लेकिन जो मूवमेंट है दैट विल बी अकरिंग थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो डिफ्यूजन के केस में कोई भी मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं है, बेशक यहाँ लिख लो, नो मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मैंने बोल तो दिया कि इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, बट यहां पे आ गया बट बट इट occurs through a semi permeable membrane। अब ये वर्ड तो क्लियर हो गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? तो जो आपका ऑस्मोसिस है वो एक तरह का डिफ्यूजन ही है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन बोल सकते हो। बट इस केस में क्या होता है कि जो डिफ्यूजन या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेंगे, लेकिन किसके थ्रू? एक मेम्ब्रेन के थ्रू। ये जो येलो कलर से मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर इस तरह का डिफ्यूजन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, ठीक है। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि जो सेल की मेम्ब्रेन है, सेल की जो मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या है? सेमी परमिएबल होती है। तो सेल के अंदर से वाटर की मूवमेंट, या सेल के बाहर से अंदर से या बाहर जब वाटर मूव करता है, तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस क्यों? क्योंकि ये किसके थ्रू हो रहा है? इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। इज इट क्लियर? तो जो वाटर जब प्लांट की सेल या एनिमल सेल अपने अंदर या बाहर एंट्री या एग्जिट कराती है, तो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज एक्चुअली ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो? फॉर एग्जांपल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट सेल्स। जो प्लांट की रूट्स होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी में से उठाती है पानी को, ठीक है। तो वो कैसा प्रोसेस हो गया? ऑस्मोसिस हो गया। तो ऑस्मोसिस क्लियर हुआ। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये बात तो दोनों में ही सेम है डिफ्यूजन में, इसीलिए हमने बोला कि इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन ओनली, बट इट इज अकरिंग थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये डिफरेंस आ गया बच्चों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए। तो ये था बेसिक, कि हम लोग जो बेसिक टर्म्स पढ़ रहे थे। अब देखिए, अब हमने पढ़ना है सेल बिहेवियर, सेल बिहेवियर इन डिफरेंट सॉल्यूशंस, इन डिफरेंट सॉल्यूशन। देखिए, इसमें पहली मेन बात, जो पहली चीज है वो है आपको कि सॉल्यूशन क्या होता है। क्या होता है सॉल्यूशन? बताइए।
सॉल्यूशन बेटा मिक्सचर है एक तरह का, मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, मैंने दो टर्म यूज की हैं। जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हो तो सॉल्यूशन बन जाता है। तो सर आप ये बताओ पहले सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? बेटा किसी भी सॉल्यूशन में जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट, यानी कि जो कम मात्रा में प्रेजेंट है वो तो हो जाएगा सोल्यूट, और जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। ठीक है, तो सोल्यूट क्या होता है? लो कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी सॉल्यूशन के अंदर कम कॉन्सेंट्रेशन है वो तो हो जाएगा सोल्यूट, और जिसकी ज्यादा है, मोर कॉन्सेंट्रेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक गिलास पानी दे दिया गया, ठीक है, वाटर है, पानी भरा हुआ है, इसके अंदर वाटर है। अब इसके अंदर आपने क्या किया, एक स्पून फिल आपने इसमें शुगर डाल दी, ठीक है, एक चम्मच चीनी डाल दी। तो बच्चों देखो, जब आप इस तरह का सोल्यूशन, आप चीनी को पानी में घोल रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, तो ये जो शुगर सॉल्यूशन बना है ये एग्जांपल हो जाएगा सॉल्यूशन का, शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट है। अब आप बताओ कि इसके अंदर कौन सॉल्वेंट है और कौन सोल्यूट है? तो एक चम्मच शुगर डाली थी तो ये तो क्या हो जाएगा बच्चों? सोल्यूट। और ज्यादा मात्रा में कौन प्रेजेंट था? वाटर, तो ये क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। इन्हीं दोनों बातों के बेस पे हम बोलते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए कैसे। हाइपर का मतलब बच्चों होता है, इसका जो मीनिंग देखो, रटने की जरूरत नहीं है टर्म्स को, टर्म्स को समझने की जरूरत है। ठीक है, हाइपर मीन्स मोर, हाइपो मीन्स लेस, आइसो मतलब सेम। ठीक है, अब ये क्या लिख दिया सर आपने, मोर, लेस और सेम? यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट की। तो हाइपरटोनिक मतलब व्हेन सोल्यूट इज मोर देन सॉल्वेंट। ठीक है, व्हेन सोल्यूट इज लेस देन सॉल्वेंट। ठीक है, व्हेन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इक्वल इन कॉन्सेंट्रेशन, देन वो कौन सा सॉल्यूशन हो गया बच्चों? देन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि ये हाइपरटोनिक का मतलब है जहां पे सोल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट कम है, हाइपोटोनिक मतलब जहां पे सोल्यूट कम है सॉल्वेंट ज्यादा है, और अगर दोनों बराबर है तो वो कौन सा सॉल्यूशन है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। समझ में आया? अब हमने क्या करना है, हम प्लांट सेल को और एनिमल सेल को इन तीनों सॉल्यूशंस में रख के देखेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। समझ में आया कि प्लांट सेल को भी हाइपोटोनिक में रखा और एनिमल सेल को भी रखा, फिर एक प्लांट सेल को हाइपोटोनिक में रखा और एनिमल सेल को भी हाइपोटोनिक में रखा, और आइसोटोनिक में भी दोनों सेल्स को रखा, और हमें फिर ऑब्जर्व करना है कि इनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो वो हमारा है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में पूछते रहते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क्स में पूछते हैं उसको। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप इसको बेसिक जो हमने आज पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज कीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और मैं बोल रहा हूँ बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे सॉल्यूशन के अंदर सेल बिहेवियर का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। स्टिल टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद स्टडी स्मार्ट वाला। बाय बाय।